अगर बिटकॉइन की प्राइस $10 से भी बढ़ती है तो उनको बहुत बड़ा गेन है। मिसाल के तौर पर माइकल सेलर जो है 1,29,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं। $10 बढ़ने का मतलब है कि सीधा सीधा इनको 1.2 मिलियन यानी $12 लाख का फ़ायदा हो जाता है अगर $10 से प्राइस बढ़ती है। इलॉन मस्क 43,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं। अब $10 बढ़ने का मतलब है $4,30,000 का गेन उनको मिल जाता है। टिम ड्रेपर 29,000 लेके बैठे हैं तो इसका वहाँ पे $10 का गेन का मतलब है 2,90,000 का प्रॉफिट उनको हो जाता है। तो ऑब्वियसली इनके तो इंटरेस्ट में है कि ये इसकी प्राइस को प्रमोट करें। इवन अभी फिर इलॉन मस्क जो है वो डॉज कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें कोई वो वाली तेज़ी नहीं आ रही जो पहले देखी गई थी। तो पहले 3 एरोज़ कैपिटल डिफ़ॉल्ट हुआ और उसके बाद वॉयेजर ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। तो ये इसी तरह से है कि अगर फ़र्ज़ करें जिन इन्वेस्टर्स ने वॉयेजर के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे या डिपॉजिट किए थे इंटरेस्ट के अगेंस्ट, वो वहाँ पर थोड़े पैसे डाले और अपने पैसे जो एक क्रिप्टो बैंक था सेल्सियस उसमें पैसे रखे और कुछ टेरा लूना भी ख़रीद लिए थे। तो क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं और उधार का पैसा घूम रहा है तो उसने एक ही चीज़ को 3 बार ख़रीद लिया तो रिस्क स्प्रेड होने के बजाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि वो ज़ीरो पे चला गया वो बंदा। क्रिप्टो विंटर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी ये फंसा हुआ है 20,000 की सतह पे और उस पर भी मैं बात करूँगा क्यों फंसा हुआ है। लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। पीटर शेफ एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं क्रिप्टो के, तो वो ये कहते हैं कि $2,000 को भी मैं रूल आउट नहीं करता कि $2,000 तक यानी 10 टाइम्स और नीचे चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिटकॉइन इज़ डेड। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ अर्सा पहले ये टर्म जो है गूगल ट्रेंड्स पे सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही थी। बिटकॉइन मौजूदा तारीख की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम है या डबल शाह है, ये भी मैं नहीं कह रहा। इस तरह की हेडलाइन फोर्ब्स मैगज़ीन में छपी है एक आर्टिकल के अंदर। उसके मुताबिक क्रिप्टो मार्केट से 6 माह के अंदर 2,000 अरब डॉलर जो है वो वाइप आउट हो गए और एक मेजर क्रैश जो है स्टार्ट हो चुका है और ये और बुरा हो सकता है, ये उसमें बात की गई है। ऐसा होता है या नहीं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये जो हेडलाइन थी कि सबसे बड़ी पोंजी स्कीम, इससे मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि पिछले 10 माह से यहाँ लंदन में मेरी काफ़ी बिज़नेस जर्नलिस्ट के साथ बातचीत होती रही है और सबका यही कहना था कि ये एक पोंजी स्कीम है और उनका ख़्याल था कि ये सब कुछ हवा में है। देयर इज़ नो एक्चुअल मनी इन द क्रिप्टो स्पेस और बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी स्पेकुलेशन है। तो मैं बड़ा क्यूरियस था और ये वो सहाफ़ी हैं, वो मेरी तरह के स्मॉल टाइम रिपोर्टर्स नहीं बल्कि ये ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, उनसे ये मुंसलिक हैं और सालों से काम कर रहे हैं। तो आखिर कोई वजह होगी जो इस तरह बोलते हैं। मैं बड़ा क्यूरियस था और ये वीडियो करना चाह रहा था, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अभी अगर आप हालिया 1-2 हफ़्ते देखें या उससे थोड़ा पीछे भी चले जाएँ तो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। टेरा लूना क्रैश हो गया, स्टेबल कॉइन था, सॉरी टेरा यूएसडीटी। और उसके अलावा आप देखें तो अब रिसेंटली बैंक्रप्सीज़ फाइल हो रही हैं क्रिप्टो कंपनीज़ की तरफ से। तो मुझे लगता है कि भी सही टाइम है कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये पेड वीडियो नहीं है और मेरे कोई स्टेक्स नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। साथ ही ये कि मैं कोई एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो रिसर्च है बेसिकली मेरी वो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और उसमें भी ऑब्वियसली मैं बहुत सारी रिसर्च प्राइमरी नहीं है, कुछ सेकेंडरी रिसर्च भी है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ आर्टिकल से या एक ब्लॉगर हैं यूट्यूबर आंड्रे जेक, उनको मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनके चैनल से भी लेता हूँ। इस पर फीचर भी लिखा था बिटकॉइन पे 2-3 महीने पहले, उसमें काफ़ी मैंने इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट की थी। तो ये सारा एक मिक्सचर है, रिसर्च है, इसको आप तक पहुँचाना मकसद है। इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई मशवरा दिया जा रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। क्रिप्टो करेंसी स्पेस की बहुत सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल पोंजी स्कीम वाली हैं। मसलन इसके जो हामी हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। क्रिप्टो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है जो अनसस्टेनेबल होते हैं। पोंजी स्कीम के अंदर भी ऐसा होता है। इसके अंदर भी ये होता है कि आप जल्दी अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, जस्ट लाइक अ पोंजी स्कीम। और इसको भी कम्युनिटीज़ बैक करती हैं, बजाय इसके कि फंडामेंटल्स की बेस पे प्राइस ऊपर जाए। पूरी पूरी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं जो स्पेकुलेट करती हैं प्राइसेस को, यानी प्रेडिक्शन देती हैं कि इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, लाइक 1 लाख पे चला जाएगा, 10 लाख पे चला जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और सोशल मीडिया ने ये काम और आसान कर दिया। इससे फिर एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये लोग सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं कुछ लोगों की और कि इतने पैसे बना लिए, ऑब्वियसली इतना रिटर्न बना लिया इतने कम अरसे में। फिर जो दूसरे उनको डर लगता है कि यार हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं या अमीर हो रहे हैं, हम पीछे ना रह जाएं, वो भी इसमें कूद पड़ते हैं। फिर ऑब्वियसली जब प्राइस पंप होता है, नॉर्मली जो बाद में कूदता है बेचारा, तो जो अर्ली आए हुए होते हैं अब उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो चुका था क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, तो वो इसमें से निकल जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी डोज कॉइन की सूरत में, शिबा इनू कॉइन की सूरत में, जो कि दो बहुत भी बड़ी
एग्जांपल्स हैं जो कि अभी तक यही लगता है कि ये पॉन्जी स्कीम्स थी। और अगर अभी भी इनका आप चार्ट देखें तो बिल्कुल पॉन्जी स्कीम वाली चीज़ है, और इनको मज़ीद पम्प करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट लूज़ कर दिया है। इवन अभी फिर इलॉन मस्क जो है वो डॉज कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें कोई वो वाली तेज़ी नहीं आ रही जो पहले देखी गई थी। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि बिटकॉइन ज़ीरो पे जाएगा, ये बिल्कुल कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया। बिटकॉइन की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, ये बेंचमार्क है, मार्केट को इसी से बेसिकली गेज किया जाता है। अगर आप साल के शुरू के मुकाबले में या अपने पिछले पीक के मुकाबले में देखें, नवंबर के मुकाबले में, तो 70% जो है ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि 3 गुना कम है अपने पीक से। तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि ऐसे टाइम पे इसमें कूदे थे 40,000 के बाद या 50,000 के बाद, जो बहुत बड़े लॉस पे बैठे हुए हैं। अगेन अगर वो बेचेंगे तो उनको लॉस होगा। और अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि एक क्रिप्टो विंटर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी ये फंसा हुआ है 20,000 की सतह पे, और उस पर भी मैं बात करूँगा क्यों फंसा हुआ है। लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। पीटर शेफ एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं क्रिप्टो के, लेकिन क्रिटिक का काम तो तनकीद करना ही होता है। वो ये कहते हैं कि $2,000 को भी मैं रूल आउट नहीं करता कि $2,000 तक यानी 10 टाइम्स और नीचे चला जाएगा। अब ये जो इसके क्लेम्स हैं, पहले इसको बारी बारी टेस्ट करते हैं। ये कहा जाता है कि सेफ हेवन है, एक डिजिटल गोल्ड है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो जो मैंने फीचर लिखा था उसका मैं लिंक आपसे शेयर कर लूँगा, और जिन्होंने पढ़ा था उनको आइडिया होगा। उसमें मैंने ये आर्ग्यूमेंट की थी कि बिटकॉइन ने ये टेस्ट फेल किया है। ये सारे बॉक्सेस चेक हो गए थे जब ये रशियन वॉर हुई थी, यानी एक जियोपॉलिटिकल रिस्क था, बहुत बड़ा वॉर हो गई थी। इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे यूएस में थी। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तारीखी इन्फ्लेशन है 4-4 दिहाइयों की। तो अगर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज है तो ये इसको ऊपर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया। दूसरी बात, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क था, वॉर हो रही थी। शुरू में तो एक बम्प आया, इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइक आया, ये 44,000 तक भी चला गया था, आई थिंक 40 से, लेकिन उसके बाद फिर ये गिर गया। अच्छा, अगेन गोल्ड है, तो दूसरी तरफ देखें जब जंग छिड़ी थी तो गोल्ड ऊपर गया है, और गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, उसको काफ़ी अरसे तक मेंटेन रखा। लेकिन बिटकॉइन के साथ उल्टा हुआ, वो तो गिरा है। फिर इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ कि जब ये चीज़ हो रही थी तो जो रशियन इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ यूएई के एक्सचेंजेस थे, उनको उन्होंने इंक्वायरीज़ भेजी। एक रॉयटर्स की रिपोर्ट थी, और वो अपने पैसे निकालना चाह रहे थे, और उनकी इंक्वायरी थी कि $2-2 बिलियन की तकरीबन थी कि उन्होंने पुल आउट करना, वो नहीं कर पाए क्योंकि सिस्टम में पैसा ही नहीं था। इतनी बड़ी विड्रॉवल आप कर ही नहीं सकते। और पॉन्जी के स्कीम्स के अंदर आप नोट करें यही होता है, स्पेशली जिन लोगों ने मेरी B4U वाली वीडियो देखी थी, जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम को मैंने बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया था उसका मॉडल। तो उसमें भी ऐसा ही था कि किसी भी पॉन्जी स्कीम में आप जब घुस जाते हैं तो घुसना आसान होता है, निकलना मुश्किल होता है। स्पेशली बड़ा विड्रॉवल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सिस्टम ऐसे प्लान हुआ होता है कि एग्जिट करना मुश्किल है। तो वो उनकी किसी की भी रिक्वेस्ट मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी। और इस पे मेरी एक ब्रिटिश ऑथर हैं डेविड जरार्ड, जिन्होंने किताब लिखी थी द अटैक ऑफ द 50 फुट ब्लॉक चेन, जो कि क्रिप्टो करेंसी के जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये 2018-17 का जो बबल था प्राइस का वो भी कवर किया था। वो यही कहते हैं कि भाई जब आप इससे पैसा निकाल ही नहीं सकते, मतलब छोटी मोटे मिलियंस डॉलर्स की तो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि सिस्टम में इतना पैसा ही नहीं है। इट्स ऑल स्पेकुलेटेड, इट्स ऑल इन्फ्लेटेड। अब देखें जो रीसेंट मेल्टडाउन है इसका, उसमें अगर आप नोट करें कि सेल्सियस नेटवर्क जो कि एक एक्सपेरिमेंटल बैंक था, जब ये क्रैश आया, रिसेंट कोलैप्स आया पिछले कुछ हफ्तों में, तो उसने अपने विड्रॉवल्स रोक दिए। पॉन्जी स्कीम में ऐसे ही होता है, विड्रॉवल रोक दिए जाते हैं, आप पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि जो USDT है, और जो स्टेबल कॉइन था जिसके पीछे टेरा लूना करेंसी थी जो उसको बैक करी थी, वो कोलैप्स कर गया क्योंकि वो पैग मेंटेन नहीं कर पाए। लोगों की लाइफ सेविंग सारी वाइप आउट हो गई। अगेन एक दिन के अंदर जो स्टेबल कॉइन था जिसका मकसद था कि वो स्टेबल रहेगा, एक बैंक के तौर पर एक्ट करेगा, वो वैल्यू अपनी को 95, 90 प्लस जीरो पे चला गया एक दिन के अंदर। पॉन्जी स्कीम्स के अंदर जो स्पेकुलेट किया जाता है या चीज़ें जो स्टोरीज बताई जाती हैं, वो बड़े जो लीडर्स होते हैं वो बड़े शेडी किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, वो अननोन से लोग होते हैं, नॉर्मली उनको लोग जानते नहीं। लेकिन बिटकॉइन के अंदर जो प्रोमोटर्स हैं वो बहुत ही रेप्यूटेबल सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स हैं। इलॉन मस्क, माइकल सेलर, कैथी वुड, ये आपका टिम ड्रेपर वगैरह, ये सारे जो है ना, वो पीटर थियल, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कामयाब इन्वेस्टर्स हैं, टेक इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं। ये लोग जो हैं बिटकॉइन को बेसिकली प्रमोट करते हैं, बुलिश हैं। इनको हॉडलर्स भी कहते हैं, मैक्सिमलिस्ट भी कहते हैं। और इनकी अगर आप होल्डिंग्स चेक करें तो ये सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो ये लोग जो हैं, इनका ये मानना है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। यानी वो ये कहते हैं, ये फाइनेंशियल जर्नलिस्ट या बिल गेट्स और वॉरेन बफेट टाइप बड़े लेगेसी इन्वेस्टर्स, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, और वो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। ये बड़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का फ्यूचर है। ये पूरा चेंज करके रख देगा कि पेमेंट्स कैसे होती हैं। यानी
बैंक्स और इंटरमीडियरीज़ को, सेंट्रल बैंक्स को, गवर्नमेंट्स को कट कर देगा बीच में से और लोगों के हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल दे देगा, डेमोक्रेटाइज़ कर देगा पेमेंट के सिस्टम को, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है रेगुलेटर्स के लिए ऑब्वियसली। अगर आप जो हमारे गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक्स हो गए या जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सारा उनका कंट्रोल इस पे से ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपनी रेवेन्यूज़ कैसे कलेक्ट करेंगे, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी रेगुलेटर्स इसको लेके बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, स्केप्टिकल है कि और अभी तक इस पर इतना टाइम लिया जा रहा है कि वो कोई रेगुलेशन क्लियर ला नहीं सके। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, रिस्क है। एनीवेज लेकिन एक और रीज़न भी है कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं। अगर आप देखें तो पॉन्जी स्कीम भी जो पहले से कूद किया होता है, जिसने पैसा लगा दिया होता है, अपने नीचे ट्रीज़ बनाते हैं वो, अब क्योंकि वो सस्ते दाम वो ख़रीद चुके हैं, अब उनका मकसद उनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि ये और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, ताकि वो बेनिफिट करते रहे और उसके ज़रिए फिर ऑब्वियसली दे कांट अफोर्ड टू गिव नेगेटिव न्यूज़ अबाउट द एसेट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन। यहीं पे क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इलॉन मस्क, पीटर थियल, माइकल सेलर टाइप लोग ये तो कभी कहेंगे नहीं कि भाई ये जो है इसका फ्यूचर डार्क है, ये हमेशा उसको प्रमोट ही करेंगे। अगेन इनके रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे पीटर थियल साहब ने एक तरफ तो वो ये कहते हैं इसको डिजिटल प्रॉपर्टी की तरह कहते हैं कि आप इसको पहले लोग गोल्ड की थ्योरी कहते थे, गोल्ड वाली थ्योरी तो फेल हो गई, डिजिटल गोल्ड वाली। अब डिजिटल प्रॉपर्टी की मिसाल दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा अप्रिशिएट होती है, दिस इज़ अ डिजिटल प्रॉपर्टी। बट एट द सेम टाइम कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने ऐसे दिए हैं कि वो ये कहते हैं कि लोग रिलीजियस नहीं है इसके बारे में और बहुत इसके बारे में पैशनेट नहीं है। भाई पैशनेट और रिलीजियस होने से नहीं चीज़ें चलती हैं, फंडामेंटल्स देखे जाते हैं। और मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ था इनका ये स्टेटमेंट पढ़ के कि इस तरह के इतने बड़े लीडर से ये बात कि वो ये कह रहा है कि बिटकॉइन इसलिए ऊपर नहीं जा रहा कि जो लोग हैं इसके बारे में रिलीजियस नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, दूसरों को बिलीव करना चाहिए। आप बिलीव करते हैं तो ज़रूरी नहीं है भाई दूसरे भी बिलीव करें। ये तो बिल्कुल पॉन्जी स्कीम वाले लीडर के स्टाइल में आप बात कर रहे हैं। बहरहाल इनकी मैं आपको थोड़ी मिसालें देता हूँ कि ये लोग जो हैं ये बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस देते हैं। मिसाल के तौर पे पीटर थियल ने कहा कि ये जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुई थी मियामी के अंदर, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त 40,000 का शायद चला, उन्होंने कहा ये 10 गुना बढ़ जाएगा, इनफैक्ट 10 गुना भी नहीं 100 गुना बढ़ जाएगा और 4 मिलियन का, बल्कि इससे भी ऊपर चला जाएगा, ये इसकी प्राइस हो जाएगी। उन्होंने प्रोडिक्शन दी थी। ठीक है, इसी तरह से कैथी वुड ने भी जो आर्क ETF चलाती है, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे ऊबर हो गई, टेस्ला हो गई, इस तरह की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, उन्होंने भी इस तरह की प्रेडिक्शन दी थी। लेकिन अब उनका ETF लॉस में चल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये बिटकॉइन में उनका एक्सपोजर है। और माइकल सेलर जो हैं वो भी इसी तरह के बुलिश इन्वेस्टर हैं, वो भी लॉस पे चल रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि लॉस कितना। भी जो लेटेस्ट बयान आया है वो टिम ड्रेपर का आया है, अगेन बिलियनियर है, और ये कहते हैं कि 2.5 लाख तक चला जाएगा अगले साल। अभी 20,000 पे बैठा और कह रहे हैं अगले साल ये 2.5 लाख पे चला जाएगा। अच्छा, ये जो ये कहते हैं अब इसमें फ़ायदा क्या? देखें, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस $10 से भी बढ़ती है तो उनको बहुत बड़ा गेन है। मिसाल के तौर पर माइकल सेलर जो है 1,29,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं। $10 बढ़ने का मतलब है कि सीधा सीधा इनको 1.2 मिलियन यानी $12 लाख का फ़ायदा हो जाता है अगर $10 से प्राइस बढ़ती है। इलॉन मस्क 43,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं। अब $10 बढ़ने का मतलब है $4,30,000 का गेन उनको मिल जाता है। टिम ड्रेपर 29,000 लेके बैठे हैं, तो इसका वहाँ पे $10 का गेन का मतलब है 2,90,000 का प्रॉफिट उनको हो जाता है। तो ऑब्वियसली इनके तो इंटरेस्ट में है कि ये इसकी प्राइस को प्रमोट करें। दे आर पुटिंग देयर मनी वेयर द माउथ इज़। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ये कर रहे हैं, बट देन अगेन इनके इंटरेस्ट हैं तो इनको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। माइकल सेलर का ये भी कहना है कि ये जो ऊपर नहीं जा रहा, 20,000 पे आके अटक गया है और इनको मार्जिन कॉल भी आई है। इस वक्त पेपर लॉस से बैठे हुए तकरीबन $900 मिलियन या $1 अरब के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको लॉस है इस वक्त माइकल सेलर को, क्योंकि जो इनकी एवरेज कॉस्ट है एक बिटकॉइन की वो $30,000 है और अभी 20,000 पे चल रहा है। तो ऑन एवरेज हर बिटकॉइन पे इनको $10,000 का लॉस है इस वक्त। लेकिन ये अभी भी बुलिश हैं, ये कहते हैं कि नहीं ये ऊपर जाएगा। और वो ये कहते हैं कि अगर ज़ीरो पे नहीं गया है इतना सब कुछ होने के बावजूद तो इसका मतलब ये 1 मिलियन पे जाएगा, ये इनकी थ्योरी है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं जा रहा ऊपर, उनका ये कहना है कि जब से ये फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए हैं रिसेशन के इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, तो जो ट्रेडर्स हैं या टेक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बेसिकली इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया, शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बिटकॉइन। और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसमें पास में वीडियोस कर चुका, मुख्तसर बता दूं कि ये मार्केट के अगेंस्ट बैट करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, यानी बिटकॉइन को ऊपर जाने के बजाय ये नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि ये पैसे बना सकें। ये बोरो करके महंगे प्राइस पे ये बेच देते हैं और ये पे गिराते हैं ताकि सस्ता हो और ये सस्ते प्राइस से वापस ख़रीद के जिससे उधार लिया था उसको दे दें और ये जो डिफरेंस था ये प्रॉफिट बना के अपनी जेब में डाल लें। थोड़ी बहुत फीस देनी होती है इसके अगेंस्ट। माइकल सेलर का कहना है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये लोग जीत जाएंगे
क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स विन आउट। और ये फंडामेंटल्स उनके जो हैं, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि आप फंडामेंटल्स ये है कि आप रिलीजियसली बिलीव करें इसके अंदर, ये तो नहीं समझ में आ रहा। और माइकल सेलर की बात अगर सही है तो बिटकॉइन के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक ETF लॉन्च हुआ है, डेरिवेटिव ETF BT के नाम से, BITI, जिसने वॉल स्ट्रीट के लिए बिटकॉइन को शॉर्ट करना और आसान कर दिया। यानी बिटकॉइन को शॉर्ट करेगा, मार्केट के अगेंस्ट बैट करेगा, तो यानी करंट लेवल से शायद नीचे चला जाए मज़ीद। और वॉल स्ट्रीट जब किसी चीज़ को शॉर्ट करती है तो उसके अगेंस्ट स्टैंड करना बहुत मुश्किल है। एक एक्सेप्शन रही है पास में गेम स्टॉप वाली, जिस पे मैं लास्ट ईयर वीडियो कर चुका हूँ, जहाँ पे रेडिट कम्युनिटी ने एक फोर्सेस ज्वाइन करके उसको टफ टाइम दिया था। बट इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, लोग बर्न हुए हुए हैं, बिटकॉइन से बाहर निकले हुए हैं, तो वो यूनाइट होकर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर के सामने स्टैंड करना, टिक पाना और होल्ड करना, वो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। अब बात करते हैं जो रीसेंट बैंकरप्सीज हुई हैं, जो डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ऑलरेडी रिसेशन स्टार्ट हो चुका है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो वह ये है कि 3 एरोज़ कैपिटल नामी एक हेज फंड है क्रिप्टो का, उसने बेसिकली डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी टेरा लूना में, जो क्रैश हो गया था। हुआ ये कि 3 एरोज़ कैपिटल ने वॉयेजर नामी एक और क्रिप्टो कंपनी, काइंड ऑफ अ ब्रोकरेज हाउस, उससे पैसे उधार उठाए से 10% पे, और आगे टेरा लूना को दे दिए मज़ीद उधार 20% पे। टेरा लूना बहुत ज़्यादा रिस्की थी, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा ऑफर कर रही थी 20%, जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक पोंजी स्कीम, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फिक्स प्रॉफिट दिए जा रहे होते हैं। तो टेरा लूना से 20% लेके उधर 10% वापस करके जो बीच का डिफरेंस 10% का वो अपनी जेब में डाल रही थी। इस तरह से मामला चल रहा था। लेकिन टेरा लूना क्रैश हुआ और मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट उनकी जो थी वो नहीं उसको कर पाई 3 एरोज़ कैपिटल को। 3 एरोज़ कैपिटल आगे वापस उसको नहीं, ना इंटरेस्ट सर्व कर पाया, ना ओरिजिनल दे पाया वॉयेजर का। तो पहले 3 एरोज़ कैपिटल डिफ़ॉल्ट हुआ और उसके बाद वॉयेजर ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। तो ये इसी तरह से है कि अगर फ़र्ज़ करें जिन इन्वेस्टर्स ने वॉयेजर के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे या डिपॉजिट किए थे इंटरेस्ट के अगेंस्ट, वो वहाँ पर थोड़े पैसे डाले और अपने पैसे, जो एक क्रिप्टो बैंक था सेल्सियस, उसमें पैसे रखे और कुछ टेरा लूना भी ख़रीद लिए थे। तो क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं और उधार का पैसा घूम रहा है, तो उसने एक ही चीज़ को 3 बार ख़रीद लिया, तो रिस्क स्प्रेड होने के बजाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि वो ज़ीरो पे चला गया वो बंदा। 3 एरोज़ कैपिटल के लिए इतना ज़्यादा उधार लेना मुमकिन इसलिए हुआ कि इनकी रेपुटेशन अच्छी थी मार्केट में, पीछे जो मैनेजमेंट थी, इन्वेस्टर्स थे, वो पावरफुल थे, रेपुटेशन थी, तो बहुत ही छोटे कोलेटराइजेशन रेशो के ऊपर इन्होंने पैसे उधारी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, अब यूँ समझ लें कि अगर $1 के इनके एसेट्स थे तो उसके अगेंस्ट उन्होंने $100 के बराबर रकम जो है वो उधार उठा ली। तो बड़ी कंपनी में तो ये रिस्की नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में एंग्रो या लकी ग्रुप जो है वो $1 के बदले $100 का कर्जा उठाए, तो बैंक या उधार देने वाला जो है वो दे देगा कि यार अच्छी कंपनी है, पैसे डूबेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की थे, उसके बावजूद भी ये लैंडिंग की गई। तो हुआ ये कि उन्होंने जब ये बोरोइंग की तो उसको फिर मज़ीद आगे लैंड किया और ये सिलसिला पूरा चलता गया। अब होता क्या है कि ये जो इन्होंने क्या किया, एक ETF के अंदर, जो कि फ्यूचर्स ETF था, उसमें दबा के इन्वेस्टमेंट की, और उसको जो ख़रीदने वाले थे वो जो अमीर इन्वेस्टर्स होते हैं, ज़ाहिर उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने वॉलेट्स में छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड करें और ट्रांसफ़र करें, उनका हिसाब किताब रखें, तो वो सीधा सीधा ETF उठा लेते हैं, जो थोड़ा सा उनको स्पॉट प्राइस के मुकाबले में प्रीमियम पे मिलता है, महंगा मिलता है। तो ये 3 कैपिटल एरोज़ जैसी कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने उस ETF में पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि दबा के प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर लिवरेज कर लिया, इतना ज़्यादा उधार उठा लिया जितने एसेट नहीं थे, और जब तक मामला ये जो क्रिप्टो के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, दबा के पैसा बनाया। लेकिन जब प्राइस कोलैप्स आया तो उस वक्त क्योंकि फ्यूचर्स ETF थे, डेरिवेटिव ETF थे, तो एक होल्ड अप पीरियड होता है जिससे पहले आप बेच नहीं सकते, और ये उसमें लॉक हो गए और इनको मार्जिन कॉल आ गई कि पैसे गिर रहे थे और ये उस वक्त सेल नहीं कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तो पैसे गिरते गए गिरते गिरते गए और ये इतने ज़्यादा नुकसान में चले गए कि जब तक उनका वो होल्ड अप पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद अगर वैल्यू जो उन्होंने उधार उठाया था उसके मुकाबले में 50% पे आ गई, तो ये बहुत बड़ा लॉस था, इसलिए ये कोलैप्स कर गया। 3 एरोज़ डिफ़ॉल्ट कर गया, उसने पेमेंट वॉयेजर को नहीं दी, ब्लॉकफाई को नहीं दी। ब्लॉकफाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वॉयेजर ने बैंक्रप्सी जो है वो फाइल कर दी है। और उसके बाद सैम बैंकमैन फ्राइड, ये एक बहुत रिचेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर है, जिनकी कंपनी है, नाम बोलो अलमेदा है शायद, इस तरह का नाम है। तो उन्होंने वॉयेजर को फिर बाकायदा बेल आउट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बचाया, बिकॉज उन्होंने
उनको अंदाज़ा था कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि एक ने दूसरे से उधार लिया हुआ है, दूसरे ने तीसरे से। जब आप $1 के अगेंस्ट $100 का उधार उठाएंगे, उसको मज़ीद आगे देंगे और आगे वाला भी यही काम करेगा, उससे आगे वाला भी यही काम करेगा, तो ये पूरा चेन रिएक्शन है। सबसे आखिर वाला डिफ़ॉल्ट करेगा तो उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, सारे लाइन से डिफ़ॉल्ट करेंगे। इसलिए मैं इसको लीमन ब्रदर मोमेंट कह रहा हूँ। ऐसे ही 2008 के ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। अभी तो सिर्फ ये 1-2 कंपनीज सामने आई हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, जिन्होंने बैंकरप्सी फाइल की है। आगे मज़ीद कितनी कंपनीज करती हैं ये भी देखना होगा, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा पूरी मार्केट पे, क्योंकि जब लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था तो पूरी फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट आया था। और ये वॉयेजर बहुत बड़ी कंपनी थी, इस तरह की ब्लॉकफाई बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये ट्रबल में, और अगर ये डिफ़ॉल्ट करती हैं, बैंकरप्सीज फाइल करती हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं या लीगल बैटल की तरफ मामला चला जाता है, तो फिर इन्वेस्टर्स बर्न होंगे और वापस क्रिप्टो की तरफ आना उनका मुश्किल होगा। और ऐसा ही पॉन्जी स्कीम में होता है, एक बार इन्वेस्टर चला जाए तो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है उसका, क्योंकि ट्रस्ट आपका एरोड हो जाता है। और ये इन कंपनीज़ के लालच ने मरवा दिया कि इतना ज़्यादा ओवर लिवरेज कर लिया अपने आप को, यानी उधार पे इतना काम कर रहे थे कि जब कोलैप्स हुआ तो ज़ाहिर है सब एक दूसरे को डिफ़ॉल्ट कर गए। और सही कहा है बुज़ुर्गों ने, लालच बुरी बला है। ऐसे ही कुछ हुआ यहाँ पर। तो यही एक वजह थी जो इतना रिसेंट क्रैश आया मार्केट में। और इस वक्त आगे जो सेंटिमेंट है वो बहुत बेरिश है, बुलिश नहीं है। हाँ, ये जो होल्डर्स हैं लॉन्ग टर्म, ये ज़रूर अभी भी बुलिश हैं कि नहीं यार ऊपर जाएगा। मसलन कैथी वुड कहती है, किसी रिसर्च को हवाला देगा कि जो 70% बिटकॉइन है वो लोगों ने होल्ड किए हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने, कैथी वुड टाइप, माइकल सेलर, इलॉन मस्क टाइप। और 70% का मतलब है कि हर 10 में से 7 बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं। तो शायद यही वजह है कि मज़ीद नीचे नहीं गिर पा रहा, कि ये लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। और ऊपर नहीं, या क्यों नहीं जा रहा, शायद शॉर्ट सेलिंग हो रही है, जैसे कि माइकल सेलर ने कहा। तो ये जंग चल रही है होल्डर्स के दरमियान और शॉर्ट सेलर के दरमियान, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया वो ये लेवल बन गया 20,000 का, कि वो होल्डर्स नीचे नहीं गिरने दे रहे और शॉर्ट सेलर जो ऊपर नहीं जाने दे रहे। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक और रिसर्च भी है जिसमें थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उसमें यह है कि 70% जो मिलेनियल्स हैं, यानी जो यंग लोग हैं, उन्होंने कहा था कि वो बिटकॉइन को प्रेफर करेंगे गोल्ड के ऊपर, यानी तरजीह देंगे गोल्ड के ऊपर। तो मुकद्दस भट्ट एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी जो क्रिप्टो करेंसी को बोले, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि यार जब ये जो ओल्ड जनरेशन है, जब ये अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र करेगी यंग जनरेशन को, तो यंग जनरेशन तो कह रही है कि वो बिटकॉइन को प्रेफर करेंगे। तो उस सूरत में तो बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये यंग लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट देन अगेन ये रिसर्च थोड़ी सी पहले की है, ये जो रिसेंट कोलैप्स है ये उस वक्त नहीं आया था। तो ये रिसर्च दोबारा करने की ज़रूरत है कि आप भी मिलीनियल्स ऐसा सोचते हैं। वैल्यू ऊपर जा सकती है। मिसाल तौर पे रिसेंट एक रिसर्च आई जिसमें जो सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं, बेबी बूमर जनरेशन जो है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ट्रस्ट करेंगे बिटकॉइन को उस वक्त अगर इसमें बैंक्स कूद जाए। मिसाल के तौर पे जैसे गोल्ड है, आप अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, आपको तसल्ली होती है कहीं नहीं जा रहा। तो उनका ये मानना था कि अगर बैंक्स कस्टडी ले लें, बिटकॉइन को संभाल के रख लें इन्वेस्टर्स के ब्याह पे, तो शायद वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। और जब ओल्ड मनी आती है, यानी जो बुज़ुर्गों का पैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो अगर बिटकॉइन में आता है, यानी बैंक्स बीच में आ जाते हैं, कोई रेगुलेशन आ जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इस चीज़ को इनेबल करती हैं, तो उस सूरत में वैल्यू ऊपर जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो डिसीजंस आ रहे हैं उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अभी जो स्पॉट ETF की रिक्वेस्ट डाली हुई थी ग्रे स्केल ने, उसको जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने रिजेक्ट कर दिया। और एक बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर था मार्केट के लिए, वरना शायद थोड़ा सा प्राइस ऊपर चली जाती स्पॉट ETF की वजह से। ग्रे स्केल एक तो बहुत, बाय द वे, इज़ द बिगेस्ट होल्डर ऑफ, पब्लिक होल्डर ऑफ बिटकॉइन, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन उन्हीं के पास है। तो बहरहाल वो एक मार्केट को ट्रिगर नहीं मिल सका, उल्टा नेगेटिव ट्रिगर था वो 20 से गिर के 19 पे भी आ गया था, उसकी वजह से अभी रिसेंटली दोबारा बाउंस बैक कर गया। इसमें मज़ीद रिस्क क्या है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। देखें कि 8.6% US में, 9% यहाँ पे UK में। तो ये इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसको देख के जो फेडरल रिज़र्व है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और अभी जो रिसेंट खबरें आई हैं उससे लग रहा है कि फिर एक बहुत बड़ा हाइक करने वाले 0.75% का, और 2.5% तक जाने के चांसेस हैं। ऐसा होता है तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी, और जो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो जो कि एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको सेफ़ रिटर्न मिल रहा है, तो ये जो ओल्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो अपना ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो क्रिप्टो जैसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डालेंगे, बल्कि वो बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। और ये 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसमें मैंने ये बात कही थी। उस वक्त ये प्रेडिक्शन तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे, और ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि जो बंदा अपनी रिटायरमेंट के करीब होता है वो रिस्क नहीं लेता अपने पैसों के साथ। तो जब ये फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की थी, इनफैक्ट अभी बढ़ाना शुरू भी नहीं किए थे, इन्फ्लेशन जो है वो 7-8% पे चली गई थी, उस वक्त से ये पैसा निकलना शुरू हो गया था क्रिप्टो मार्केट से। और यही वजह है कि ये जो बड़ा पैसा निकला है तो ये क्रिप्टो डूबी है, क्योंकि
ये बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इनका पैसा जब तक मार्केट में नहीं आएगा, क्रिप्टो के लिए उस तरह से ऊपर जाना जैसे पिछले साल गई थी, ये शायद इतना आसान नहीं होगा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इन्फ्लेशन की, वो ख़तरनाक है। एक क्वार्टर नेगेटिव आ चुका है, -1.6% GDP ग्रोथ का नंबर आया पहले क्वार्टर का 2-3 एस्टिमेट्स में, और जो अगला आना है वो इसी महीने के एंड में आना है। डेटा उससे पता चल जाएगा। दूसरा क्वार्टर भी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हम रिसेशन में, और रिसेशन बहुत बड़ा रिस्क है। उसमें फिर लोग क्रिप्टो में नहीं आते, वो जाते हैं ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जैसे बॉन्ड यील्ड्स हैं। डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, वहाँ से रिटर्न उनको अच्छा मिलता है। तो उस वक्त जब 5 महीने पहले की थी, उस वक्त तो बॉन्ड यील्ड 2% पे चल रही थी, अभी 3% के पास है। मज़ीद भी बढ़ सकती है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए फेड ने अपनी तरफ से। ये सारे रिस्क तो हैं ही, लेकिन एक पॉन्जी का भी रिस्क है। जैसे मैंने शुरू बताया कि बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज पॉन्जी की तरह चला रही थी इसको, एक दूसरे से पैसा उधार लिया हुआ और कोलैप्स कर गई। तो ये जो फोर्ब्स ने आर्टिकल छापा, उसने 2 चाइनीज़ एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक चाइनीज़ ब्लॉकचेन सर्विसेज कंपनी है, उसकी उनको कोट किया, और उनका कोट जो है मैं बताता हूँ आपको। वो कहते हैं कि जो पॉन्जी स्कीम में क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो आते रहने चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, वरना आप अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते। तो ये टेरा लूना 20% रिटर्न प्रॉमिस कर रहा था, वो कैसे कंटिन्यू करेगा जब नए इन्वेस्टर ही आए? वो कोलैप्स कर गया। पॉन्जी स्कीम में ऐसे ही होता है। अब वो ये कहते हैं कि भाई ये जो शॉर्ट सेलिंग है, और फिर जब कोई ये मज़ीद इसको अगर नीचे गिराती है और इन्वेस्टर्स बर्न होते हैं, तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और इवेंचुअली ज़ीरो तक जा सकता है बिटकॉइन। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो कॉन्फिडेंस है वो इन्वेस्टर का कोलैप्स कर जाता है। और ये सब सामने रखते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया कि बिटकॉइन जो है वो तारीख की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम है। अब ये तो वक्त बताएगा कि ज़ीरो पे जाता है या नहीं जाता, और आज से 10 साल बाद क्या ये स्टेटमेंट वाकई सही साबित होता है कि ये पॉन्जी स्कीम थी या नहीं। पता नहीं कितने लोग हम में से रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।